हेलो एवरीवन। तो कल के पोल का वोट का रिजल्ट देखते हुए मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है झारखंड रिलेटेड करंट अफेयर्स पे। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा रोज़ या फिर अल्टरनेट डे पे एक शॉर्ट वीडियो बनाने का, जिसमें मैं अराउंड 10 इंपॉर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर्स शेयर करूँगा आपसे। वीडियो छोटे होंगे तो रोज़ आप उसे 10 मिनट टाइम देकर देख भी पाएंगे, और मुझे भी समय के पॉसिटी के कारण ज़्यादा इशू नहीं रहेगा रोज़ या फिर एक दिन छोड़कर इसे अपलोड करने में। मैंने लास्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट किया है आज, और इस वर्ष के मार्च तक का करंट अफेयर्स डालूंगा। मैंने जो अवेलेबल मटेरियल्स को एनालाइज किया है उससे लगता है कि हर एक मंथ में हार्डली 20 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं झारखंड करंट अफेयर्स पेपर 2 के हिसाब से। तो इन दैट सेंस अराउंड 300 से 400 टॉपिक्स हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में। बाकी कई लोग पीटी के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स का सोर्स पूछे हैं, बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर सोर्स का नाम लेना अवॉइड किया है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे जेपीएससी के पेपर 2 के स्टैंडर्ड जैसा कोई भी नहीं लगा सही। 2-3 मैगजीन्स मैंने देखा है, एरर्स हैं कुछ जगहों पे, और करंट अफेयर्स की क्वालिटी भी काफ़ी डेफिशिएंट है जेपीएससी के हिसाब से। तो जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे और गूगल कर लेंगे खुद से जहाँ भी डाउट होगा। ओके। और इसके अलावा कई लोग पीडीएफ के लिए पूछते हैं, तो देखिए फ़िलहाल मैं सिर्फ वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। अगर टाइम मिला तो उनको कन्वर्ट करूँगा, फिर शेयर कर पाऊँगा। और अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पे मैंने बनाया हुआ है एक चैनल, आप उस पर आइए अगर आपकी इच्छा है तो। हालांकि अभी मैंने उसका कोई एजेंडा सेट नहीं किया है कि उस पर क्या कुछ करना है वहाँ पे, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया है बनाए हुए, बट फिर भी मैंने आपको कभी ज्वाइन करने के लिए उसे नहीं कहा है। बट संभव है कि फ्यूचर में आपसे मटेरियल शेयर करने में हेल्पफुल होगा। ओके देन, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है करंट अफेयर्स वो इसे एज रिवीजन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपना करंट अफेयर्स है वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जानने लायक झारखंड से संबंधित? तो सबसे पहले फॉरेस्ट कवर ऑफ झारखंड में 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला कि फॉरेस्ट कवर है कितना, तो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली बोले तो 0.41। ठीक है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है फॉरेस्ट कवर झारखंड में एज पर दिस रिपोर्ट। और ये जो है टोटल झारखंड के एरिया का 29.62% है। ओके, 29.62%। तो फॉरेस्ट कवर का डेटा के मामले में ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। और 2017 में जो असेसमेंट हुआ था सेम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके तुलना में 58.41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ गया है फॉरेस्ट कवर का। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अभी और भी पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, बट इस स्लाइड में ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया है झारखंड का, और ये जो फॉरेस्ट कवर है ये 29.62% है ऑफ द एरिया ऑफ झारखंड। और 2017 के तुलना में 2019 में 58.41% हो गया है, बढ़ गया है फॉरेस्ट कवर स्टेट में, यानी कि 1 आवरण। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी सेम रिपोर्ट में कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है उससे कम ही इंपॉर्टेंट है ये, बट फिर भी याद रखेंगे। ये है 23,605 स्क्वायर किलोमीटर स्टेट में, और ये 29.61% है स्टेट के एरिया का। और फॉरेस्ट कवर कितना था, 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, और वो परसेंटेज वाइज कितना था, 29.62%। तो देख रहे हैं बस 605 है, ये 611 है, थोड़ा सा अंतर है फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब गवर्नमेंट का जो दस्तावेज है उसमें दर्ज है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, मतलब गवर्नमेंट बोल दिया कि फॉरेस्ट एरिया है, तो वो हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। चाहे वहाँ फॉरेस्ट ना भी हो तब भी, फॉरेस्ट क्या एक पेड़ भी ना हो तब भी, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको समझिए। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है थोड़ा सा उसका अलग होता है डेटा, और जो फॉरेस्ट कवर है वो एक्चुअल देखता है कि फॉरेस्ट कहाँ पर है, मतलब ये एक्चुअल होता है कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट का पैच है। ठीक है, इसका भी क्राइटेरिया होता है कि किसको फॉरेस्ट मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो सब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो ठीक है, फॉरेस्ट कवर 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 23,605 स्क्वायर किलोमीटर, 29.61%, 29.62%। अब इसमें देखते हैं कि एरिया वाइज अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किन 3 जिलों में है। तो ध्यान रखेंगे वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और उसके बाद चतरा, सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम। अब ये एरिया वाइज देख लिए, अब देखेंगे कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, परसेंटेज वाइज यानी जिला के क्षेत्रफल के तुलना में सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉरेस्ट है। ओके, तो वो है लातेहार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद चतरा, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम। इसी में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली एरिया वाइज सबसे कम कहाँ है, किस जिला में है, तो जामताड़ा में सबसे कम है, उसके बाद देवघर में, उसके बाद धनबाद में। और सिमिलरली अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे कम जामताड़ा, देवघर, धनबाद, यानी कि सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं आता है। तो बॉटम 3 याद रखने में, चाहे एरिया वाइज हो या फिर परसेंटेज वाइज हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे कम जामताड़ा में है फॉरेस्ट कवर, उसके बाद देवघर में, उसके बाद धनबाद में। नेक्स्ट है एक, ये 3 जिला भी याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिला है, यानी कि पिछला 2017 वाला असेसमेंट का तुलना में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर घट गया है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर घट गया है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसलिए ये तीनों का नाम याद रखेंगे, कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा। और हाईएस्ट पॉजिटिव चेंज ये किस में देखने को मिला है, तो ये चतरा में देखने को मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज चतरा में ही पिछला असेसमेंट का तुलना में जो वन आवरण है वो बढ़ा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों ध्यान रखेंगे, नेगेटिव वाला कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा। अच्छा, रामगढ़ भी एक यूनिक जिला है जहाँ 2017 और 2019 में सेम लगभग पाया गया है वन आवरण, यानी कि फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो जहाँ 0 चेंज हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ना घटा ना बढ़ा। तो रामगढ़ एक यूनिक जिला है उस सेंस में, इसको अभी नाम याद रखेंगे। अच्छा, अगर ये सब तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, अगर थोड़ा सा लीक से हट के पूछने का कोशिश किया कमीशन, तो वो कार्बन स्टॉक के बारे में पूछ सकता है आपसे। आजकल ये बहुत चर्चा का विषय है कार्बन स्टॉक। आप लोग क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट वगैरह में, क्लाइमेट चेंज वगैरह में कार्बन स्टॉक पढ़े होंगे। तो कार्बन स्टॉक जो है झारखंड के जंगलों में वो है 178.01 मिलियन टन्स, जो कि देश के टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का 2.5% है। ओके, 2.5% है ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ कंट्री। और एब्सोल्यूट नंबर में 178 मिलियन टन्स याद रखेंगे। 0.01 में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एक्चुअल क्वेश्चन में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019। ओके, और ये दिया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को और सिंहभूम लोकसभा की एमपी। ठीक है, सिंहभूम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ की लोकसभा मेंबर जो हैं उनको दिया गया है। नाम है उनका गीता कोड़ा। तो ये 2 को दिया गया है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। और ये अवार्ड जो है दिया था हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी ने। ओके, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे कि अवार्ड किन्होंने दिया और किसको मिला, वो दोनों भी याद रखेंगे। कई बार ये वाला मिस कर जाते हैं लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा एमपी, सिंहभूम लोकसभा एमपी गीता कोड़ा को, और साथ ही झारखंड चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, थर्ड करेंट अफेयर्स। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, तो झारखंड का मेडल टैली याद रखेंगे। 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 19 मेडल झारखंड ने जीता था। और रैंक वाइज अगर पदक तालिका में झारखंड का स्थान देखा जाए तो वो 21वां रहा था। इन 2 एथलीट्स का भी नाम याद रखेंगे, सुप्रीति कच्छप और सदानंद कुमार, दोनों ने गोल्ड जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सिंपली, आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, बस एथलेटिक्स याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो झारखंड की तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया कोल्हान यूनिवर्सिटी ने। ओके, वो जो है टैली में 32वें स्थान पर रहा था यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा रांची और एक YBN यूनिवर्सिटी जो है वो दोनों 97th पोजीशन पे रहा था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड की तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल फिलॉसफी। ओके, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट काट दीजिए, ये पिछले स्लाइड से कॉपी हो गया है ना। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल फिलॉसफी जो है जनजातीय दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें आपको वेन्यू पूछा जा सकता है कि ये कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे रांची में हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल फिलॉसफी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कन्हार बैराज प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कन्हर बैराज परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले कन्हर रिवर पे इसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है ना,
ये नदी जो है कन्हर रिवर, ये छत्तीसगढ़ से झारखंड में एंट्री होता है इस नदी का। और जो बराज का लोकेशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ओके, ये गढ़वा ज़िले में है और इससे गढ़वा और पलामू डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस स्लाइड में है कि ये गढ़वा ज़िले में एग्जीक्यूट हो रहा है ये काम, ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कन्हार बराज प्रोजेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है छठा, ई विद्या वाहिनी। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है ना। तो इसमें क्या है कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसका मॉनिटर करने के लिए है। इसको एडमिशन से संबंधित अटेंडेंस, मिड डे मील, मार्क्स, रिपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ मॉनिटर करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ई विद्या वाहिनी ऐप दे देगा कि फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप किया गया है, और दे देगा ई विद्या ऐप, ई विद्या वाहिनी ऐप, ई शिक्षा ऐप। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ई विद्या वाहिनी। अब देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा के विषय में, है ना। जनवरी में इनका जो है आपका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है हर साल, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस साल भी ये अभी जनवरी में लास्ट मंथ न्यूज़ में दिया हुआ था इनके बारे में, और पिछले वर्ष भी आया था। तो इनके बारे में इन जनरल भी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ कलेक्ट किया है इंटरनेट से आपके लिए, तो ये सब चीज़ याद रखेंगे इनके बारे में। नॉर्मली ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है अदर एस्पेक्ट में भी, नॉट ओनली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बर्थ इनका 3 जनवरी को 1903 में, ठीक है, टकरा विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, डेथ जो हुआ इनका 20 मार्च 1970 को हुआ। और ये काफ़ी पॉलिटिशियन भी थे, राइटर थे, स्पोर्ट्समैन थे, कैंपेनर फॉर आदिवासी कॉज, ठीक है, आदिवासियों के हक में लड़ने वाले थे, कैंपेनर थे, उनके हक में काम करने वालों में से थे ये, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो ये चारों पॉइंट, इनके बारे में भी और भी जानकारी हम लोग देखेंगे, इनसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनको जो है प्रमोद पाहन इस नाम से भी इनको जाना जाता है, और पॉपुलरली इनको मरांग गोमके यानी कि ग्रेट लीडर भी बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये तीनों इन जनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था अपना। उसके बाद ये टीचर बने घाना में। घाना एक अफ्रीकी कंट्री है, और 1937 में ये जब भारत आए तो इन्होंने राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके अलावा जो 1928 में ओलंपिक गेम्स हुए थे एम्स्टर्डम में, उसमें ये कैप्टन थे इंडिया के हॉकी टीम का। आपको पता होगा उस साल भारत ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। ओके, और ये आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट बने थे 1939 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये दो जो है बुक का नाम भी इम्पोर्टेंट है, लो बीर सेंद्रा, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, ए मेमोयर ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, पब्लिश्ड इन 2004। इसका एडिटिंग जो किया गया है वो रश्मि कात्यायन के द्वारा किया गया है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के नज़रिए से। ये याद रखेंगे कि ये किसका ऑटोबायोग्राफी है। और आदिवासी विस्टम ये एक कलेक्शन है। ये किताब में क्या है, एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है, तो आर्टिकल्स एंड स्पीचेज़ का, है ना। जो जयपाल सिंह मुंडा जी के लेख हुआ करते थे, उनके भाषण हुआ करते थे, उन्हीं का एक संग्रह है ये आदिवासी डम, ठीक है। तो इसका भी 2017 में ये पब्लिश हुआ है, और एडिटर जो है वो अश्विनी कुमार पंकज रहे हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में इतना कुछ जानकारी याद रखिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कृषि कर्मन अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, हमारा 8th जो करंट अफेयर्स है आज का। तो ये झारखंड को दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, तो राइस प्रोडक्शन कैटेगरी में, ठीक है। तो राइस प्रोडक्शन कैटेगरी में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दो नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों को भी फेलिसिटेट किया गया था वहाँ पर इनोवेटिव खेती के लिए, धान का खेती के लिए, यानी कि राइस प्रोडक्शन के फील्ड में। तो इसीलिए कांति देवी और सोखेन हेम्ब्रम, इन दोनों का नाम भी ध्यान रखेंगे। कृषि कर्मन अवार्ड से जुड़ा हुआ है इनका नाम, ओके। और ये राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड, से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स, खगेंद्र ठाकुर के बारे में है। तो खगेंद्र ठाकुर जी जो है वो फेमस पोएट थे, राइटर थे हिंदी लिटरेचर के, है ना। उनका निधन हो गया, और चूँकि वो गोड्डा में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए झारखंड से संबंधित हैं, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, ओके। तो इनका पॉपुलर कुछ जो कार्य था वो था ईश्वर से भेंट वार्ता, ये इनका रचना है। वैचारिक संघर्ष और मार्क्सवाद विकल्प की प्रक्रिया, हाँ, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उससे भी ये
संबंधित थे। ओके, तो ध्यान रखेंगे वो भी पॉइंट। वैचारिक संघर्ष और मार्क्सवाद विकल्प की प्रक्रिया, ये सब इनका किताब है। उसके बाद देहधर का दंड, तो ये सब देहधरे का दंड। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अगर और भी आपको कोई इनका कलेक्शन या वर्क के बारे में या बुक या किसी तरह का कोई पोएम के बारे में पता है तो उसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इन जनरल जीके में भी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2-3 दिया हुआ है। ओके, लास्ट जो करंट अफेयर्स है आज का वो है पद्मश्री पुरस्कार को लेकर के। तो काफ़ी लोगों को, 100 से ऊपर लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया था 2020 में। झारखंड से रिलेटेड जो 2 इंपॉर्टेंट हैं उनका नाम याद रखेंगे। एक है मधु मंसूरी हंसमुख जी और दूसरे हैं गुरु शशधर आचार्य जी। ओके, दोनों को आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, यानी कला के क्षेत्र में उनको दिया गया, कला में योगदान के लिए। ठीक है, तो जो गुरु शशधर आचार्य हैं वो सरायकेला छऊ डांसर हैं और जो मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं वो नागपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। उनको फादर ऑफ मॉडर्न नागपुरी लोक संगीत भी कहा जाता है, ऐसा पद्मा अवार्ड के वेबसाइट पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न नागपुरी लोक संगीत मधु मंसूरी हंसमुख जी और गुरु शशधर आचार्य सरायकेला छऊ डांसर हैं। तो ये इन दोनों को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण नहीं, पद्मश्री दिया गया था इनको। तो एग्जैक्टली जो अवार्ड दिया हुआ है एक्यूरेटली उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल या परसों फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट। इस तरह से हम लोग रोज़ 10-10 करंट अफेयर्स इसमें कवर करते जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ओके देन, तब तक पढ़ाई करते रहिए फिर और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।